हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग अभी तक 1935 के अधिनियम पर बात कर चुके हैं और हमने शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की थी और 1857 और 58 में कंपनी शासन समाप्त कर दिया जाता है। 1858 का जो एक्ट बन के आता है, उस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे थे और फिर बताया था कि ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी भारत को और ये कंट्रोल 1947 तक चलेगा। तो इसी क्रम में ये 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये आखिरी अधिनियम है और यहां से संवैधानिक विकास खत्म हो जाता है। आपको बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग और न केवल यूपीएससी और पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये संवैधानिक विकास बिल्कुल मत पढ़ना छोड़िएगा, आप इसे आप पढ़ते रहिए और चूंकि बार बार जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो चीजें दिमाग में ठहरने लगती हैं। आप पहली बार हो सकता है आपके लिए नया हो टॉपिक, तो चीजें इतनी दिमाग में ना चढ़ें और कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब बार बार प्रयास करते हैं तो चीजें पकड़ में आने लगती हैं और दिमाग में ठहरने लगती हैं। तो इसलिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। ये थोड़ा सा टफ जोन में माना जाता है संवैधानिक विकास और बहुत कम टॉपिक बचे हैं अब भारतीय संविधान पर। तो 2-4 क्लास, 1 या 2 क्लास और मैं लूंगा इसके बाद जल्दी से जल्दी। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए आखिरी चल रहा है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी और बचा हुआ है और नागरिकता बची हुई है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं, उन्हें मैं जल्दी कवर कर दूंगा। फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया को उठा लेंगे और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर बात करें। आपको बता दें कि जब भी कोई अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में लाया जा रहा था तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहता है, कोई पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काम करती है। ये वो टाइम है, देखिए डेट से ही क्लियर हो रहा है कि 1947 द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया था और 1945 और 46 तक चलता है। इसके बाद जो ब्रिटेन होता है तो ब्रिटेन के हम उपनिवेश होते हैं, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश होता है और भारत को ब्रिटेन कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब चूंकि ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, भले ही ब्रिटेन जीत गया था लेकिन ब्रिटेन जीत कर भी हार गया था। ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और शायद इसीलिए अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी, वित्तीय संसाधनों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि इसी अधिनियम में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे होते हैं और वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही है। तो यहाँ पे 2 आंदोलन एक साथ चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे होते हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास होकर आता है और माउंटबेटन भारत में आते हैं और भारत की परिस्थितियों की जांच करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को देते हैं और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इसके बाद ताज के पास जाता है बिल और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके जो मेजर प्रोविजंस क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रावधान क्या है हम लोग देखेंगे। हमने बताया था किसी भी एक्ट को हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि इसे हम लोग 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं
एक तो ये बताया था आपको कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया, ब्रिटेन में परिवर्तन, यहां से देखिए ब्रिटेन में परिवर्तन, ब्रिटेन में परिवर्तन। दूसरा, भारत में परिवर्तन, भारत में क्या परिवर्तन किया गया है, भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन, भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन। ठीक है, भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन और प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन, प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर क्या परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग ब्रिटेन में देखते हैं, याद करिए वो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। और भारत परिषद कब एस्टैब्लिश की गई थी, आपको पता है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, मुगल सत्ता समाप्त हो गई थी, तब भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। याद करिए 1935 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। तो अब यहां ब्रिटेन में जो परिवर्तन होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत सचिव को भी समाप्त कर दिया जाता है, भारत सचिव के पद को, भारत सचिव का पद समाप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया है। और जो ब्रिटिश महारानी थी उसे भारत, ब्रिटिश महारानी को ब्रिटिश महारानी इसे भारत सम्राट, इन्हें भारत सम्राट की उपाधि दी गई थी, इसे भी समाप्त, सम्राट, भारत सम्राट, भारत सम्राट, भारत का सम्राट। ठीक है, भारत का सम्राट कह लीजिए। ठीक है, किस शब्द को भी समाप्त कर दिया, भारत सम्राट के शब्द को भी समाप्त कर दिया गया। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ब्रिटेन में ये दो मेजर चेंज किए गए थे कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश महारानी जिसे भारत सम्राट का शब्द दिया गया था। ठीक है, तो ये टाइटल उपाधि दी गई थी, उन्हें भी इस पद को भी समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय स्तर पर अब हम लोग देखते हैं, तो केंद्रीय स्तर पर भारत में क्या परिवर्तन किया गया, तो आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन समाप्त, भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त, भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश शासन समाप्त, आपको बता दें कि वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया, वायसराय, वायसराय का पद भी समाप्त, समाप्त। ठीक है, अब वायसराय का पद, चूंकि आपको पता है ये रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे किसके, ब्रिटिश ताज के, ब्रिटिश क्राउन के कह लीजिए या ब्रिटिश ताज के कह लीजिए, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। तब ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहा है तो वायसराय का पद भी समाप्त हो रहा है, लेकिन इसकी जगह दोनों डोमिनियन के लिए, दोनों डोमिनियनों
के लिए, दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश शासन समाप्त, वायसराय का पद समाप्त, लेकिन वायसराय की जगह अंतिम वायसराय इसीलिए माउंटबेटन थे। आपको बता दें अंतिम वायसराय कौन थे, माउंटबेटन। यहां मैं लिखे दे रहा हूं माउंटबेटन। ठीक है, ये अंतिम वायसराय थे। और पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी वो वायसराय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के भारतीय वायसराय, और ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। दोनों डोमिनियनों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। ठीक है, यानी अब दो डोमिनियन की बात कही गई है। ठीक है, दो डोमिनियन, दो स्वतंत्र डोमिनियन, ठीक है, भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन के लिए बात कही गई। दो स्वतंत्र डोमिनियनों एवं संप्रभु। ठीक है, दो स्वतंत्र और संप्रभु डोमिनियनों की बात कही गई है, भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन। और दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने की शक्ति दी गई। अपने अपने संविधान बनाने की शक्ति दी गई। फिर से ध्यान दीजिए, दो स्वतंत्र डोमिनियनों एवं संप्रभु डोमिनियनों, भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद दोनों डोमिनियन राज्यों को अपने अपने संविधान सभाओं को बनाने का अधिकार, और संविधान सभाएं क्या करेंगी, अपने संविधान को बनाएगी। ठीक है, दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान को बनाने का अधिकार, संविधान को बनाने का अधिकार। और ये संविधान सभाएं क्या कर सकती हैं, किसी भी देश के संविधान को स्वीकार सकती हैं। ठीक है, और संविधान सभाओं को यह भी अधिकार है कि वह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए दोनों संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को वो स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। इसके साथ ही ये भी अधिकार था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी स्वीकार करें या अस्वीकार करें या रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे भारत में केंद्रीय स्तर पर जो परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद प्रांतों में रियासतों के संबंध में, तो आपको बता दें रियासतों के संबंध में, तो रियासतें कितनी थी, लगभग 552, किसी किताब में मिलेगा आपको, किसी 563 मिल जाएगा, तो लगभग मैं 562 रियासतें मान के चलता हूं।
तो 562 रियासतों को ये अधिकार दिया गया, ठीक है। प्रिंसली स्टेट कह लीजिए या देसी रियासतें कह लीजिए। तो देसी दो प्रकार के भारत में राज्य थे, एक ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, और देसी रियासतें जिनका कंट्रोल तो था लेकिन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट। वो अपने रेजिडेंट के माध्यम से शासन करते थे, राजा महाराजा बैठते थे, सारे पावर्स उनके पास थे, लेकिन वहां रेजिडेंट होता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। तो रियासतों के संबंध में आपको बता दें 563 रियासतें। रियासतों के सामने तीन विकल्प थे, रियासतों के सामने तीन विकल्प थे। या तो वो क्या कर सकती हैं कि या तो भारत डोमिनियन में शामिल हो जाएं रियासतें, या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाएं। भारत डोमिनियन में रियासतें शामिल हो सकती थी, पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकती थी, या वो क्या कर सकती थी, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार था। तो आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था, और रियासतें इसके बाद यूनिफिकेशन हुआ, इंडिया का एकीकरण किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन तीन रियासतें जो होती हैं उनको शामिल नहीं हो पाती हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। बाद में इनको भी शामिल किया जाता है। तो लगभग 1948 तक सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया, और जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद तीन रियासतें बचती हैं। बाद में हैदराबाद को भी सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया जाता है, और जम्मू कश्मीर में जो महाराजा हरि सिंह होते हैं उनको स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, तो वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान घुसपैठियों ने वहां पर हमला कर दिया। इसके बाद जो महाराजा हरि सिंह होते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से वो सहायता मांगते हैं। माउंटबेटन ने सहायता देने से मना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में माना जाएगा। लेकिन तीन मामलों को छोड़कर, ठीक है, तीन मामलों को भारत को दे दिए गए, तीन मामले भारत को दे दिए जाते हैं। रक्षा, यानी हमारी सेना भारत जम्मू कश्मीर में रहेगी। रक्षा, संचार और विदेशी मामले, भारत जम्मू कश्मीर के विदेशी मामलों को देखेगा। तो रक्षा, संचार और विदेशी मामले, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान बनता है 1956 में। तो ये, और अब धारा 370 को हटा दिया जाता है। धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर होता है उसे विशेषाधिकार प्राप्त होता रहा है अभी तक, और 1919 में वो भी समाप्त कर दिया जाता है 1919 में। और अब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लें। आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया। तो भारत सचिव का पद समाप्त, ब्रिटिश महारानी और भारत का ब्रिटिश सम्राट शब्द को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो भारत सचिव का पद समाप्त, और जो ब्रिटिश महारानी थी, तो भारत का सम्राट जिन्हें कहा जाता था ब्रिटेन में, वो शब्द भी समाप्त किया गया। और भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन, तो ब्रिटिश शासन का पद समाप्त, ठीक है। ब्रिटिश शासन की जो सत्ता होती है, तो ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है भारत से, और वायसराय का पद भी समाप्त हो जाता है, और इसकी जगह अब गवर्नर जनरलों के पद का सृजन किया जाता है दोनों डोमिनियन, भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन के लिए। डोमिनियन शब्द बार बार आ रहा है। डोमिनियन का मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, लेकिन कब तक, जब तक पूरा संविधान भारत का नहीं बन जाता है, ठीक है। और जब संविधान पूरी तरह बन जाता है, संविधान सभा बन जाती है, तो फिर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है,
ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। तो इसीलिए डोमिनियन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों डोमिनियनों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। दो स्वतंत्र डोमिनियनों एवं संप्रभु डोमिनियनों की स्थापना, ठीक है, यानी भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन की बात की जा रही है। दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान को बनाने का अधिकार, ठीक है। और आपको बता दें, संविधान सभाओं को यह भी अधिकार था, वो किसी भी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यहां तक कि संविधान सभाएं, दोनों संविधान सभाएं, पाकिस्तान संविधान सभाएं और पाकिस्तान की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा, दोनों संविधान सभाओं को यह भी अधिकार था कि वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं या रद्द कर सकती थी। से प्रांतीय स्तर पर तो हमने बताया 562 रियासतें थी लगभग, और रियासतों के सामने विकल्प रखे गए, 3 विकल्प दिए गए कि वो या तो भारत डोमिनियन में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो जाएं, या स्वतंत्र रह सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लगभग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सभी रियासतों का एकीकरण किया जाता है, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, या उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी में जो यूनिफिकेशन हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और एज इट इज, जैसा कि लक्ष्मीकांत में दिया गया है, हमने इसे कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, जल्द ही आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।